हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। थोड़ा डिले हो गई है क्लास, कोई बात नहीं, लेकिन हम कवर कर लेंगे जल्दी जल्दी। आप सभी जानते हैं कि हम लोग यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर की जूलॉजी की क्लास लेकर के चल रहे हैं। जल्दी हम बॉटनी की भी क्लास लेकर के आएंगे आप लोगों के बीच में। फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पहला पेपर हमारा ये चल रहा है और पहले पेपर में पहली यूनिट हमने कवर कर ली है। अभी तक अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं करी तो कर लीजिएगा। दूसरा एक मैं आप लोगों को पॉइंट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ कि जो क्लास आप लोगों को है बच्चा, अब ये मॉर्निंग में आप लोगों को क्लास मिलेगी। मॉर्निंग में ये सुबह 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक आपकी क्लास आ सकती है ना? इस बीच में वेरी करेगा, 7 साढ़े 7 पे आ रहा है, 8 पे आ रहा है, तो 7 से 8 का एक टाइम डिसाइड हो जाएगा, उस टाइम पे आपको क्लास रेगुलर बेसिस पे यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो क्लास हमारी शाम 6 बजे आ रही थी, शाम 6 बजे अब दूसरी क्लासेस हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं ऑफलाइन बैच में, तो भैया थोड़ा-सा दिक्कत हो रहा है ना टाइम का, लेकिन पढ़ाना आप लोगों को भी ज़रूरी है भैया, वादा किया है आप लोगों से, तो वादा तो निभाना ही पड़ेगा, है ना? तो वादा निभाने के लिए हम भैया आप लोगों को सुबह-सुबह ये क्लास प्रोवाइड कर देंगे। आप इन क्लासेस को बढ़िया से पढ़िए बच्चा, पसंद आए तो मेरे लाल इसको लाइक ज़रूर कर देना और सभी को शेयर कर देना। जिन-जिन बच्चों को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है 5th सेमेस्टर की क्लास करने के लिए, वो भैया यहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, जिन बच्चों के पेपर अभी हुए ही नहीं हैं, होने वाले हैं, तो उनके लिए तो क्लास बेनिफिशियल है, लेकिन जिनका भी एडमिशन हुआ है 5th सेमेस्टर में, तो मेरे भाई आप लोग यहाँ से इन क्लासेस को कर सकते हो, है ना? निसंकोच होकर के कर सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिट को हम यहाँ पर डिटेल में लेकर के चल रहे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो ये एग्जाम बूस्टर सीरीज आपका फास्ट ट्रैक पर हर यूनिट का एक एग्जाम बना करके ही हम आपको परोस रहे हैं। जैसे आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आपके एग्जाम में आपके पेपर मतलब चारों यूनिट से क्वेश्चन आएंगे। हम यहाँ से हर यूनिट से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालने हैं, आपके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज निकालने हैं और आपको किस तरीके से लिखना है नोट्स, है ना? वो सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इतनी अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं बच्चा, तो थोड़ा सा हम डिजर्विंग ये महसूस करेंगे कि आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और शेयर करेंगे और अच्छा सा कमेंट करेंगे। और बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं क्लास। हमारी ये यूनिट सेकंड है बच्चा, यूनिट पहली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। कहाँ मिलेगी? तो वो आपको मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में। अब हम थोड़ा सा सिलेबस पर अगर आपको बताएं तो सिलेबस जो आपका यहाँ पर जूलॉजी का है, इसमें दो पेपर आपके हैं। एक मेजर कोर्स 8 है और मेजर कोर्स 9 है। 8 वाला जो है वो आपका बायोकेमिस्ट्री है और 9 वाला जेनेटिक्स से लेवल पर है। अगर आप माइनर कोर्स वाले बच्चे हैं, आप जूलॉजी देख करके आ रहे हो, अब जाहिर सी बात है माइनर कोर्स वाले भी आप जुड़े होंगे, तो माइनर कोर्स वाले बच्चों को बता दूं कि आपका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। पहले पेपर में यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है मेजर में, बट यहाँ आपको पढ़ना है सेल बायोलॉजी, जो कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ी है। तो बहुत ज्यादा डिटेल्ड फॉर्म में यहाँ पर, या आप यूं घबराइएगा नहीं कि भैया हमारा क्यों नहीं आ रहा, हम क्या पढ़ेंगे। तो आप सब ये पढ़े लिखे हो, पढ़ चुके हो। सेकेंड पेपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो जेनेटिक्स के ऊपर है, तो आप लोग सेकेंड पेपर को यहाँ पर जरूर कर लेना। जो मैं सेकेंड पेपर लेकर के आऊंगा जेनेटिक्स, तो जेनेटिक्स यहाँ से आप जरूर कवर करना। तो बायोकेमिस्ट्री है, दूसरा हमारा क्या है, सेकेंड पेपर यहाँ पर जेनेटिक्स है। तो माइनर कोर्स अगर आपका माइनर कोर्स अगर आपका जूलॉजी है, तो उसमें सेकंड पेपर आपका इससे मिलता जुलता रहेगा, तो वो यहाँ से आप कर लेना। पहले पेपर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात आती है कि सर ये सारी क्लासेस कहाँ मिलेंगी। तो मेरे बच्चे आपको ये जो आप अपना यूट्यूब चैनल जैसे खोलते हैं ना, जैसे आप अपना यूट्यूब चैनल खोलोगे, मतलब यूट्यूब खोलोगे फोन में, तो फोन में यूट्यूब खोलने के बाद में आप वहां पे सर्च करिएगा एस आर बिहार बीएससी क्लासेस, ठीक है ना? जैसे आप एस आर बिहार बीएससी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल आ जाएगा। चैनल आ जाएगा तो आप चैनल के अंदर जैसे एंट्री करोगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। मेरे बच्चे आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा लेना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाना है। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप ऊपर बढ़ाओगे तो देखोगे 5वें सेमेस्टर का एग्जाम बूस्टर सीरीज हम लेकर के आ गए हैं। ये मेजर कोर्स वालों के लिए है, हम जल्दी ही माइनर कोर्स वालों का भी यहीं पर अपलोड कर देंगे, ठीक है? तो आप लोग अपना खोज करके पढ़ लेना है भैया कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। पहला पेपर तो हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, माइनर वालों का भी मैं रिकॉर्डिंग यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। तो यहाँ से आप लोग इसको जरूर देख लेना। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि सुबह 7 से 8 बजे के आसपास आप लोगों को क्लास मिलेगा। चलिए जी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और 100% बेटा आप लोग जब इसको पढ़ लोगे तो देख लेना, यहाँ से आपको, यहाँ से इसी पढ़ाए हुए से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन फंसेंगे। और ये मैं आपके एग्जाम से बहुत पहले आपको बता रहा हूं, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लो। इसमें हम एमसीक्यूज प्रिपेयर करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे और एग्जाम नोट्स आपको कैसे लिखने हैं वो सब कवर करेंगे। चलिए ये शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ये तो मैं बताते ही रहता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने उठाया है यूनिट 1 में, सॉरी ये यूनिट 2 है, ये यूनिट 2 है और ये थोड़ा सा चेंज नहीं हुआ है तो उसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा। यूनिट सेकंड में इसको रफ कर दे रहा हूं।
थोड़ा सा यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ बैकग्राउंड इसका एक, और देता हूँ ब्लैक। तो ब्लैक वाला ये इसको ख़त्म कर देगा, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ पर लिख दूंगा, आप देख लेना। अच्छा, ये जो पेपर सॉरी यूनिट का नाम है वो हमारा क्या है, एंजाइम, और पेपर का नाम क्या है बच्चा, बायोमॉलिक्यूल। एक बात और याद रखना, आप सभी लोग ना ये सब याद रखना आप लोग बेटा, क्योंकि एग्जामिनर जो हमारे साहब है ना, वो एग्जामिनर साहब यहाँ पर बेटा आप लोगों से कभी कभी पूछ देते कि आपके पेपर का नाम क्या है, और यूनिट आप जो तैयार करके गए हो, है ना, वो भी नाम पूछ लेते हैं कभी कभी। तो एग्जामिनर साहब का कोई भी भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके पास में अथॉरिटी होती है। चलो, तो यूनिट सेकंड हमारी है। यूनिट सेकंड में एंजाइम अपन लोगों को पढ़ना है, और एंजाइम के अंदर जो क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो कौन कौन से बन सकते हैं, वो हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में लिया है, फिर मैं आपको लॉन्ग बताऊंगा। तो 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए जो शॉर्ट फॉर्म में है, इंपॉर्टेंट है। पहला, नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम से आप क्या समझते हैं भाई। जो एंजाइम का नामकरण किया गया है, वो नामकरण कैसे किया गया है, क्या है, उसके बारे में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। अच्छा देखिए, मैं आप लोगों को एक चीज दिखा दूं कि जितने भी साथी यहाँ पर इंग्लिश मीडियम वाले हैं, वो लोग अगर यहाँ पर अपना जो है ना क्लास करना चाह रहे हैं, लाइक नोट्स लेना चाह रहे हैं कि आपको इंग्लिश में मिल जाए, है ना, तो वो कुछ इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि हमने जो नोट्स आपको दिया है वो हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी है। इस साइड में आप देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स है, और इस साइड में टोटल इंग्लिश में आपका कन्वर्ट फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहें कि आपकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, किस तरीके से होगी, है ना, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी जिम्मेदारी हम सब कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन हो गया कि नॉमेनक्लेचर से आप क्या समझते हो। दूसरा, एंजाइम एक्शन के रेगुलेशन में फीडबैक, है ना, इनहिबिशंस की भूमिका लिखिए। जो फीडबैक इनहिबिशन होता है उसकी क्या भूमिका है, उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। दैट मींस राइट द रोल ऑफ द, यानी कि क्या रोल है इसका, रोल ऑफ द फीडबैक इनहिबिशन इन रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, आइसोजाइम की परिभाषा दीजिए। मतलब आइसोजाइम क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, आइसोजाइम होते हैं, तो आइसोजाइम क्या होते हैं इसके विषय में आपको लिखना रहेगा। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पर, केएम वैल्यू का महत्व लिखिए। जो राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ केएम वैल्यू, जो केएम वैल्यू है वो यहाँ पर आपसे लिखने को बोल रहा है, पूछा जाता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन है बच्चा, एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है। यानी एंजाइम जो होते हैं वो विशेष होते हैं और विशेष प्रकार की केमिकल रिएक्शंस कराते हैं। दैट मीन्स ये उन्हीं रिएक्शंस में भाग लेंगे जहां पर जिसके लिए स्पेसिफिक फॉर्म में बनाए जाते हैं, ठीक है। व्हाट इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी। सिक्स क्वेश्चन यहाँ पर देखिए लिखा है, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं। तो यहाँ पर आइसोजाइम क्या है, एलोस्टेरिक एंजाइम क्या है, इन सब पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। इसके बाद में हमने यहाँ पर 4 लॉन्ग क्वेश्चन लिए हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 लॉन्ग क्वेश्चन, टोटल हमारे कितना हो गया, 10 क्वेश्चन। भैया 10 क्वेश्चन में से आप बताओ, अगर आप अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं तो क्या आपका फंसेगा नहीं एग्जाम में, 100% फंसेगा, 100%। चलिए, क्या कहता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट अभिक्रिया की गतिजी यानी कि काइनेटिक्स का वर्णन कीजिए, है ना। और माइकेली जो मेंटेन है, माइकेली मेंटेन सिद्धांत को भी समझाना है। तो डिस्क्राइब द काइनेटिक ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शंस, एक्सप्लेन द मिकेलीज मेंटेन थ्योरी, है ना। मिकेलीज मेंटेन थ्योरी आपको बतानी है। अच्छा, मिकेलीज कांस्टेंट, इन्हीं को केएम कहा जाता है ना। केएम इन्होंने जो दिया है, तो केएम को किसने दिया, तो केएम थ्योरी को दिया है मिकेलीज कांस्टेंट ने। क्या है इसका जैविक महत्व समझाइए। तो बायोलॉजिकल लेवल पर इसका क्या महत्व है बेटा, वो आपको समझाना है, तो बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देना रहेगा इसके बारे में, क्वेश्चन आ सकता है। थर्ड क्वेश्चन है कि एंजाइम क्रिया के नियमन यानी कि रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करिए। डिस्क्राइब वेरियस मेथड ऑफ रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन। देन फोर्थ क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लॉन्ग लिया है कि कॉम्पिटिटिव तथा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का मुख्य या का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। जो कॉम्पिटिटिव है ना, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, इनके ऊपर आपको क्या लिखना है बच्चे, कंपैरेटिव अकाउंट्स लिखने हैं, ठीक है। कंपैरेटिव अकाउंट्स मतलब तुलनात्मक अध्ययन आपको देना है। तो क्लास शुरू करें उससे पहले हमने यहाँ पर जो 10 आपके एमसीक्यू हैं वो लेकर के आए हैं, तो इन 10 एमसीक्यू को आप अच्छे से पहले समझ लो, ठीक है। हमारे जो 10 एमसीक्यू है बच्चा, ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप पहले समझने का प्रयास करें, ठीक। चलो, तो देखो भाई,
सही है। अब थोड़ा ठीक है यार, वो थोड़ा सा ब्राइटनेस कुछ ज्यादा थी। अभी ठीक है, अभी सही है ना। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर बच्चे लिया गया है वो है एंजाइम मुख्य रूप से किस प्रकृति यानी नेचर के होते हैं, है ना। क्वेश्चन बन सकता है, ये 10 क्वेश्चन जो यहाँ पर निकाले ये मोस्ट वांटेड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके कई बार पूछे जा चुके हैं आपके एग्जाम में। तो एंजाइम मुख्य रूप से किस प्रकृति के होते हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कि एंजाइम जो होते हैं बेटा वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। प्रोटीनियस नेचर मतलब कि वो प्रोटीन के बने होते हैं। ऑल एंजाइम मेड अप ऑफ प्रोटीन, है ना। सभी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं बच्चा वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो अधिकांश एंजाइम की अगर हम लोग बात करें तो प्रोटीन नेचर के होते हैं जो बायोकेमिकल एक्शंस को तेज यानी स्पीड अप करते हैं। तो एंजाइम का मेन फंक्शन क्या होता है कि कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रहा है, उस बायोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो रिएक्शन बिना एंजाइम के 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे में होती, वो रिएक्शन 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में हो जा रही है। तो एंजाइम बहुत तेजी से काम करता है, ठीक है। अच्छा, कुछ एक्सेप्शंस जैसे राइबोजाइम जो होते हैं वो आरएनए नेचर के होते हैं। तो ये भी याद रखिएगा, एक्सेप्शन आपको याद रखना है कि ये तो बात सही है कि ऑल एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनियस नेचर के होते हैं, लेकिन बेटा सारे नहीं। हम यहाँ पर एक्सेप्शन को भी याद रखेंगे। तो राइबोजाइम जो है बच्चा वो आरएनए नेचर का होता है। राइबोजाइम किस नेचर का होता है, तो आरएनए नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये रहा कि एंजाइम के नॉमेनक्लेचर का स्टैंडर्ड सिस्टम किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है ना। डब्ल्यूएचओ के द्वारा किया जाता है, या आईयूबीएमबी के द्वारा किया जाता है, या यूएनईएससीओ के द्वारा किया जाता है, या आईसीजेडएन के द्वारा किया जाता है। तो आप कहेंगे सर इनका जो नॉमेनक्लेचर है वो आईयूबीएमबी के अंतर्गत किया जाता है। तो एंजाइम्स को हम लोग इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो बीएम का मतलब बी से हो गया बायोकेमिस्ट्री, है ना, बायो केमिस्ट्री, और एम का यहां पर क्या मतलब हो गया, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर, और बी का मतलब यहां पर हो गया बायोलॉजी, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है, एंजाइम का नामकरण किया जाता है ना। और इसी के अंतर्गत आप इनको क्लासिफाइड भी करेंगे, और ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम देता है किसका, एंजाइम के क्लासिफिकेशन का। पहला क्वेश्चन वही हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। अच्छा, कितने मेजर क्लासेस में एंजाइम को क्लासिफाइड किया गया है, 4 5 6 7, है ना। कितने क्लासेस में एंजाइम को क्लासिफाइड किया गया, तो आप कहेंगे सर 6। याद रखिएगा रटने वाला पॉइंट है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है बेटा। तो आप रटेंगे कि 6 क्लासेस में एंजाइम को रखा गया है, ठीक है। अच्छा, आईयूबीएमबी के अनुसार एंजाइम्स को 6 मेजर क्लासेस में बांटा गया है ना, जिसमें ऑक्सीडो रिडक्टेज, है ना, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइएज, है ना, लाइएज, आइसोमेरेज और लाइगेज टाइप के, है ना, ग्रुप बनाए गए हैं। लाइगेज टाइप के क्या बनाए गए बेटा, क्लासेस यहाँ पर बनाई गई। लाइगेज एंजाइम में वही रखे गए सारे जो जोड़ने का काम करते हैं, ट्रांसफरेज में जो ट्रांसफर करने का काम करेंगे, हाइड्रोलेज एंजाइम जो वाटर की उपस्थिति में, लाइएज मतलब जो लेसिस करेंगे, आइसोमेरेज जो आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट करेंगे, ऑक्सी रिडक्टेज मतलब ऑक्सीडो रिडक्टेज जो ऑक्सीजन या वाटर मॉलिक्यूल रिड्यूस रिड्यूस कराएंगे, निकलवाएंगे, है ना। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्लासेस हैं, इनको याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करने वाले एंजाइम क्या कहलाते हैं। मतलब जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, इसमें जो कैटेलाइजर का काम करते हैं एंजाइम, उनको क्या कहते हैं। हाइड्रोलेज कहा जाता है, ट्रांसफरेज कहा जाता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज कहा जाता है, या लाइएज कहा जाता है, बताइए। तो आप कहेंगे सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में जो पार्टिसिपेट करते हैं एंजाइम, उनको ऑक्सीडो रिडक्टेज के नाम से जाना जाता है। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम रिडॉक्स रिएक्शंस, है ना, जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, है ना, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जो कराती हैं, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शंस को कैटलाइज करते हैं, जैसे डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम। तो डी हाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या कर रहा है, वाटर को रिमूव कराने का काम करता है। दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पकड़ेगा, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पकड़ेगा, जोड़ेगा, पानी बनाएगा, बाहर निकाल देगा। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के रूप में रखे जाते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोमेरेज का सही अर्थ क्या है? डिफरेंट एंजाइम फॉर डिफरेंट रिएक्शन, सेम एंजाइम विद सेम स्ट्रक्चर, सेम रिएक्शन बट डिफरेंट मॉलिक्यूल फॉर्म्स, मतलब रिएक्शन सेम है और डिफरेंट मॉलिक्यूल बनना है, या एंजाइम इनएक्टिव इन नेचर, एंजाइम जो होता है वो इनएक्टिव नेचर का होता है। तो आप कहेंगे सर जो आइसोमेरेज एंजाइम्स होते हैं ये सेम रिएक्शंस बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्म्स बनाते हैं। रिएक्शन तो सेम करते हैं लेकिन जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस पढ़ते हैं तो हमारा 1,6 जो ग्लूकोज है ना, 1,6 ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज फॉस्फेट बनता है, यहां पर आइसोमेरेज होता है, आइसोमेरेज एंजाइम आता है और क्या करता है 1,6 फ्रक्टोज, है ना, 1,6 फ्रक्टोज फॉस्फेट का फॉर्मेशन कर देता है। यानी कि पहले और छठे कार्बन पर फॉस्फेट लगा देगा। पहले यहां पर क्या था, ग्लूकोज पार्टिकल था, 1,6 ग्लूकोज फॉस्फेट, जो फॉस्फेट था वो ग्लूकोज पर फॉस्फेट लगा था। अभी क्या होगा कि फॉस्फेट पहले और छठे पर ही लगा है लेकिन ग्लूकोज की जगह पर क्या बन गया बच्चा, फ्रक्टोज। और ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है अलग होता है, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अलग होता है। तो आइसोमेरेज का मतलब क्या हुआ, आइसोमेरेज ने सेम रिएक्शन करा लेकिन जो मॉलिक्यूल प्राप्त हुआ वो अलग था। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। तो आइसोमेरेज वे एंजाइम होते हैं जो सेम रिएक्शन कैटेलाइज करते हैं लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए सिक्स क्वेश्चन कह रहा है कि लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज मतलब एलडीएच किसका एग्जाम्पल है? एपो एंजाइम का है, आइसोजाइम का है, को एंजाइम का है, या जाइमोजाइम का है? तो आप कहेंगे सर एलडीएच जो है, मतलब एल की जगह आप एम लगा दो तो असली मसाले साथ सच एमडीएच हो जाएगा। तो एमडीएच की जगह पर आप एलडीएच कर लो, और एलडीएच क्या है बच्चा, एक प्रकार का आइसोजाइम होता है। एलडीएच क्या है, आइसोजाइम है। तो आप कहेंगे सर एलडीएच एक क्लासिक एग्जाम्पल है आइसोजाइम का। अधिकतर ये पूछा जाता है एलडीएच क्या है, तो आप याद कर लेना एमडीएच और एलडीएच। एलडीएच की अगर हम बात करें तो वो एक प्रकार का आइसोजाइम होता है जो हार्ट और मसल्स टिश्यू में डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है। तो हार्ट की मसल्स में, है ना, हार्ट की मसल्स में, या मैं बात करूं मसल्स, सॉरी हार्ट की टिश्यू में, हार्ट की मसल टिश्यू में या मसल्स की टिश्यू में, ये डिफरेंट टाइप का पाया जाता है। सेवंथ क्वेश्चन कह रहा है कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस मॉडल से सबसे अच्छी तरह एक्सप्लेन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, आ सकता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स किस मॉडल से सबसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो बताइए, की एंड लॉक मॉडल के थ्रू, इंड्यूस फिट मॉडल, ये सब मॉडल आप लोग पढ़ेंगे, है ना। इंड्यूस फिट मॉडल के थ्रू कर सकते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेने देना हो गया। ओपेरॉन मॉडल, यहाँ पर आरएनए से लेना देना हो गया, है ना। तो एंजाइम क्या कर रहा है, एग्जाम्पल एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो आप किससे सबसे अच्छा दे सकते हो? तो नीचे वाले दो घर चले गए, पहला और दूसरा बचा है। पहले दूसरे में सबसे बेहतर तरीके से अगर आप समझाना चाहेंगे तो वो आपका हो जाएगा इंड्यूस्ड फिट मॉडल। क्योंकि लॉक एंड की मॉडल हमने पढ़ा, उसमें बताया था कि एंजाइम एकदम चाबी की तरह होता है और सबस्ट्रेट उसके ताला की तरह होता है। हर सबस्ट्रेट अपने स्पेसिफिक चाबी से ही खुलेगा, हर ताला एक स्पेसिफिक चाबी से खुलता है। उसी तरीके से हर सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक एंजाइम से ही तोड़ा जाएगा या उसको कैटालाइज किया जाएगा। लेकिन इसको हम सबसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं इंड्यूस फिट मॉडल से, कि मतलब जैसा सबस्ट्रेट होगा, जैसा सबस्ट्रेट होगा वैसा एंजाइम अपने आप को ढाल लेता है ना। इसको कहते हैं इंड्यूस सबस्ट्रेट फिट मॉडल, है ना, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। चलो अच्छा, फ्लूइड म्यूजिक मॉडल, इससे कोई लेना देना है नहीं भैया, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको देखने को मिला था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोजिशन को आपने यहां से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अच्छा, वहीं पे ओपेरॉन मॉडल की बात करें तो ये आरएनए के मॉडल से रिलेटेड है। अच्छा, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि इंड्यूस फिट मॉडल के अनुसार एंजाइम एक्टिव साइट सबस्ट्रेट के आने पर, है ना, एंजाइम जो होता है जैसे एक्टिव साइट सबस्ट्रेट होते हैं, सबस्ट्रेट का जो एक्टिव साइट होता है उसके आने पर अपने आकार को बदल लेता है, जिससे रिएक्शन एफिशिएंट होती है, जिससे रिएक्शन आसानी से हो सकती है और अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मिकेलीज मिकेलीज मेंटेन इक्वेशन किससे रिलेटेड है? एंजाइम स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है, एंजाइम इनहिबिशन से रिलेटेड है बेटा, या एंजाइम सिंथेसिस से है?
तो आप कहेंगे सर ये एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है। किससे? एंजाइम काइनेटिक से रिलेटेड है। तो मिकेलीज मेंटल इक्वेशन की अगर आप बात करें तो एंजाइम काइनेटिक को एक्सप्लेन करती है, यानी रिएक्शन जो होती है, यानी रिएक्शन रेट जो होती है और जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, इसमें रिलेशन पाया जाता है या मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि केएम वैल्यू क्या दर्शाती है? केएम जो वैल्यू है वो क्या दर्शाती है? एंजाइम कंसंट्रेशन को, सबस्ट्रेट एफिनिटी को, रिएक्शन टेम्परेचर को, या पीएच ऑप्टिमम को। तो आप कहेंगे सर जो केएम वैल्यू है ये सबस्ट्रेट एफिनिटी को दर्शाती है। किसको? सबस्ट्रेट एफिनिटी। मतलब केएम वैल्यू सबस्ट्रेट एफिनिटी का मेजर है। आप सबस्ट्रेट को कितना ज्यादा डाइजेस्ट कर पाए, उसको किस तरीके से आपने तोड़ा है ना एंजाइम के थ्रू, उसको मेजर करने का एक इक्वेशन है, या हम यूं कहें तो एफिनिटी है ना। और केएम कम अगर होता है तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी अधिक होती है। अगर मान लीजिए जितना केएम कम होगा, जितना केएम कम होगा, एंजाइम की जो सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी होगी वो ज्यादा होगी, है ना। केएम कम होगा तो एंजाइम के सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी ज्यादा होगी, ये उस पर ज्यादा काम करना पसंद करेगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, केएम वैल्यू अधिक होने का मतलब क्या है? तो हाई एफिनिटी नहीं, मैंने क्या बताया, केएम जितना कम होगा उतना ज्यादा हाई एफिनिटी होगा, और केएम ज्यादा होगा तो क्या होगा भैया, लो एफिनिटी होगा या नो एफिनिटी होगा या मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। तो आप कहेंगे सर लो एफिनिटी। केएम कम होगा, अगर मान लीजिए केएम कम है तो एंजाइम, केएम कम है तो एंजाइम की जो एफिनिटी है, एंजाइम की जो एफिनिटी है वो ज्यादा होगी। केएम ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो एंजाइम की जो एफिनिटी है बेटा वो कम हो जाएगी। तो दोनों में उल्टा यहाँ पर चलता है, ठीक है ना, इस बात को याद रखना। तो एंजाइम की जो एफिनिटी है वो कम हो जाएगी। तो हाई केएम वैल्यू का अर्थ है कि एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए अधिक कंसंट्रेशन चाहिए, यानी कि लो एफिनिटी होगी। क्या हो जाएगा? एफिनिटी लो हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं, और पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये रहा आपके मोबाइल स्क्रीन पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम? है ना, आप एंजाइम के नोमेनक्लेचर से क्या समझते हैं? नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम से आप क्या समझते हैं बताइए। तो लिखने को आएगा इस तरीके से क्वेश्चन, तो आप लिखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। लिखेंगे एंजाइम जो होते हैं इनके नोमेनक्लेचर से तात्पर्य एंजाइमों को वैज्ञानिक और व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक नाम देने की प्रक्रिया से होता है ना। ये जो नोमेनक्लेचर होता है इस प्रकार किया जाता है कि एंजाइम के कार्य यानी कि उसका जो फंक्शन हो रहा है, सबस्ट्रेट तथा रिएक्शन टाइप की जानकारी स्पष्ट रूप से मिल सके। तो एंजाइम का आप कार्य देख पाए, किस सबस्ट्रेट के प्रति वो काम कर रहा है और रिएक्शन किस प्रकार की हो रही है, ये सब आप यहां पर मेजर कर पाएंगे। अच्छा, अधिकतर जो एंजाइम्स होते हैं इनका नाम के जो आगे सफिक्स लगा होता है वो एज होता है। आपने देखा होगा रिडक्टेज, आइसोमेरेज, लैक्टेज, है ना, ये सब क्या है, हेक्सोकाइनेज, ये सब क्या है बच्चा, ये सब एंजाइम है। तो एंजाइम के नोमेनक्लेचर में आप देखेंगे इनके जो सफिक्स में इनके जो पीछे नाम लगा होता है वो एज टर्म आता है ना। तो एज सफिक्स से समाप्त होते हैं, जैसे अमाइलेज हो गया, प्रोटीएज हो गया, हेक्सोकाइनेज हो गया, बहुत सारा है। अच्छा, एंजाइमों के नामकरण और वर्गीकरण का जो कार्य है वो आईयूबीएमबी के अंतर्गत होता है ना, या इसके द्वारा किया जाता है। आईयूबीएमबी का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी इसका फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा। शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसका, सॉरी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। के द्वारा किया जाता है, जिसने प्रत्येक एंजाइम को एक ईसी नंबर प्रदान किया है, एक ईसी नंबर प्रदान किया है हर एक एंजाइम को, ठीक है ना। चलिए, इस प्रकार एंजाइम नोमेनक्लेचर का मुख्य उद्देश्य कंफ्यूजन को दूर करना, यानी कि आपके सामने कोई एक एंजाइम है तो आप ये बात पता कर पाओगे कि ये एंजाइम का नाम ये है, तो ये किस नेचर का है, किस तरीके का है, तो उसको हम उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। पहली बात, उसमें हमें आसानी होती है। स्टैंडर्ड नेमिंग देना होता है, आप एक अच्छा नाम दे सकते हैं उसका, और एंजाइम की पहचान को आसान बनाना है। आप एंजाइम को मतलब यहाँ पर जो 6 क्लासेस दी गई हैं, हर क्लास का एक अपना मतलब है। जिस क्लास में जो एंजाइम रखा है वो एंजाइम उस लेवल का ही काम करेगा। तो इससे हम पता कर पाएंगे कि भैया ये एंजाइम अगर नाम ये है, इस क्लास का है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर ये नेचर होगा, मतलब ये नेचर करने का होगा, है ना।
तो वो नेचर के आधार पर यहाँ पर एंजाइम्स को अलग अलग क्लासेस में इंक्लूड कर दिया गया है। इंग्लिश में बेटा यहाँ पर थ्योरी मिल जाएगा, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। सेकेंड क्वेश्चन बच्चे देखिए लिखा है कि एंजाइम एक्शन के रेगुलेशन में जो फीडबैक इनहिबिशन है इसकी भूमिका लिखिए, है ना। तो आप लिखेंगे कि जो फीडबैक इनहिबिशन होता है एंजाइम एक्शन के रेगुलेशन का एक महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है, जिसमें किसी मेटाबॉलिक पाथवे, है ना, अगर मान लीजिए कोई एक मेटाबॉलिक पाथवे हो रहा है, एक मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, उस रास्ते में उस रिएक्शन का वो फाइनल जो प्रोडक्ट होता है उसी पाथवे के इनिशियल एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। ठीक है, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना उसी पाथवे की इनिशियल एंजाइम, जो शुरुआत वाला इनिशिएट जिस एंजाइम ने किया है, उस एक्टिविटी को क्या करते हैं बच्चा, इनहिबिट कर देता है। इस प्रक्रिया में जब फाइनल प्रोडक्ट की मात्रा अधिक यानी कि हाई कंसंट्रेशन हो जाती है, तो वह एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होकर के एंजाइम की एक्टिविटी को कम या रोक देता है। इससे अनावश्यक रूप से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण नहीं होता और सेलुलर बैलेंस यानी कि होम्योस्टेसिस बना रहता है। अगर मान लीजिए एंजाइम को काम करने से रोका ना जाता, तो आज की डेट में एंजाइम हमारे बॉडी के अंदर इतना काम करता है, इतना काम करता है, इतना काम करता, कि वो हमारे बॉडी से सारे के सारे जो स्टोर्ड फॉर्म में एनर्जी है वो तोड़ता ही रहता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस क्या है, एनर्जी बनाने के लिए हम ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं। और अगर जब हमको एनर्जी वैसे तो हर टाइम चाहिए, मान लो जब हम रेस्टिंग स्टेज में होते हैं तो कम एनर्जी चाहिए होता है, उस समय हमारा बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है। तो लेट्स सपोज मान लो कि अगर आपका एंजाइम काम करता ही रहता, तो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, है ना, तो दिक्कतें हो सकती थी। तो वो एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए, उसको रोकने के लिए यहाँ पर इनहिबिट करना बहुत रिक्वायर्ड है। इसी को एंजाइम इनहिबिशन कहते हैं, है ना। या फीडबैक देना, एंजाइम को ये फीडबैक पहुंचाना कि भैया अब काम करना बंद कर दो, जो चीज़ हमको चाहिए थी वो चीज़ हमने बना ली है, तो वो एंजाइम काम करना बंद कर देता है इस लेवल पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है इस प्रकार, फीडबैक इनहिबिशन एंजाइम एक्शन को कंट्रोल करने में, एनर्जी की बचत करने में और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को संतुलित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो एंजाइम इनहिबिशन यानी कि फीडबैक इनहिबिशन को या एंजाइम इनहिबिशन को, है ना, दोनों बात एक ही है, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। थर्ड क्वेश्चन बच्चा लिखा है कि आइसोजाइम की परिभाषा लिखिए। सिर्फ परिभाषा देनी, आइसोजाइम क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताना है। देखिए लिखा हुआ है, आइसोजाइम वे एंजाइम होते हैं जो एक ही बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करते हैं, लेकिन उनकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, अमीनो एसिड सीक्वेंस तथा फिजियो तथा साइको फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज एक दूसरे से भिन्न यानी डिफरेंट होती हैं। तो आइसोजाइम मैंने अभी बताया क्या होता है। देखिए कह रहा है कि भैया देखो, कोई भी अगर आइसोजाइम है ना, तो आइसोजाइम क्या करेगा कि जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है इनको कैटलाइज करेगा, है ना। लेकिन करेगा क्या कि ये इनके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जो भी सबस्ट्रेट है उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है उसमें परिवर्तन ला देगा, और फिजियोकेमिकल जो प्रॉपर्टीज है उसको भी ये चेंज कर देता है। तो आइसोजाइम का मेन फंक्शन होता है कि सबस्ट्रेट जो है उसको चेंज कर देना, सबस्ट्रेट को पूरा का पूरा चेंज करना। जैसे ग्लूकोज को 1,6, है ना, बिस फ्रक्टोज 1,6 फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट में चेंज किया जाता है ना। 1,6 ग्लूकोज बिस फॉस्फेट को 1,6 फ्रक्टोज बिस फॉस्फेट में चेंज किया जाता है, उसमें सबसे बड़ा रोल आइसोजाइम का ही होता है। तो उसने क्या कर दिया, पूरा का पूरा प्रोडक्ट चेंज कर दिया, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना दिया, समझो, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बना देता है। तो पूरा पूरा मोलिकुलर सीक्वेंस ही चेंज कर दिया। आइसोजाइम का काम यही होता है। अच्छा, ये सामान्यतः एक ही स्पीसीज के विभिन्न टिश्यू में पाए जाते हैं। मान लो एक स्पीसीज है, उसके डिफरेंट टिश्यू में ये प्रेजेंट है। जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो एलडीएच के, है ना, आइसोजाइम होते हैं। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एलडीएच का हाइड्रोजाइम है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, है ना। ऐसे फ्रक्टोकाइनेज क्या है, फ्रक्टोकाइनेज एक प्रकार का बच्चा आपका फ्रक्टोज को चेंज करने के लिए होगा, ग्लूकोज से फ्रक्टोज बनाने के लिए, तो वो भी यहाँ पर इसी क्लास में रखा जाएगा। तो वो भी क्या है, आइसोजाइम है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका है कि राइट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ द केएम वैल्यू। केएम वैल्यू आपको यहाँ पर उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में लिखना है। समझ लीजिए, देखिए देखो क्या कहता है केएम वैल्यू। देखिए कह रहा है केएम वैल्यू माइकेलिस कांस्टेंट एंजाइम काइनेटिक का एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यानी कि मिकेलिस जो कांस्टेंट है, इन्होंने केएम वैल्यू को प्रोड्यूस किया, है ना, दिया,
और Km वैल्यू क्या है? तो ये एक प्रकार की एंजाइम काइनेटिक का, जो एंजाइम काइनेटिक है उसका एक पैरामीटर है बच्चा, उसको मापने वाला एक पैरामीटर है जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच एफिनिटी यानी आकर्षण को दर्शाता है। मतलब Km मीटर का वैल्यू ज्यादा होगा, Km हाई होगा, तो एंजाइम की एफिनिटी कम होगी सबस्ट्रेट के साथ में। Km कम होगा तो एंजाइम की एफिनिटी ज्यादा होगी सबस्ट्रेट के साथ में। हमने यही तो समझना है। तो वो चीज वैल्यू यहां पर दर्शाएगा कि एंजाइम किस तरीके से आकर्षित है, एंजाइम किस तरीके से सबस्ट्रेट से जुड़ा हुआ है। अच्छा, Km वैल्यू वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है जिस पर एंजाइम अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी यानी कि V मैक्स, मैक्सिमम वेलोसिटी को हम ऐसे लिखेंगे V वेलोसिटी और मैक्स लिख देंगे, है ना, कि आधी गति, हाफ V मैक्स, है ना, हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी से रिएक्शन करता है। अपनी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है उसकी आधी वेलोसिटी से क्या करता है? रिएक्शन करता है। Km कम होने का अर्थ है एंजाइम की सबस्ट्रेट के प्रति एफिनिटी अधिक होना, जबकि Km अधिक होने का अर्थ होता है कि एफिनिटी का कम होना, है ना, एफिनिटी का कम होना, बंधता का कम होना, आकर्षण का कम होना। अच्छा, इस प्रकार Km वैल्यू का उपयोग एंजाइम एफिशिएंसी को समझने में कि एंजाइम की कमी हो रही है क्या, है ना, डिफरेंट एंजाइम्स की तुलना करने, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंजाइम है उनके बीच में कंपेयर करने, तथा मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रेगुलेशन में किया जाता है। मेटाबॉलिक रिएक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर Km कम होगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं हो रहा है तो Km ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है एंजाइम स्पेसिफिसिटी क्या होती है भैया, है ना। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका पांचवा। कह रहा है व्हाट इज एंजाइम स्पेसिफिसिटी। अब एंजाइम की जो विशेषता है उसके बारे में बताना है। तो देखिए लिखा है एंजाइम स्पेसिफिसिटी से तात्पर्य एंजाइम के उस विशेष गुण से होता है जिसके कारण कोई एंजाइम केवल एक विशेष सबस्ट्रेट या विशेष प्रकार की रिएक्शंस को ही कैटेलाइज करता है। यानी कि एंजाइम हर जगह मुंह नहीं मारते फिरते, है ना, ये स्पेसिफिक रिएक्शंस कराते हैं स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के साथ में ही। ठीक है, तो एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, इस बात को याद रखना। अच्छा, यह स्पेसिफिसिटी जो है वो एंजाइम के एक्टिव साइट की विशिष्ट संरचना यानी कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स के कारण होती है। ये जो स्पेसिफिक फॉर्म बना है ये एक्टिव साइट के कारण बना है। एक्टिव साइट कैसा है? जो केवल मैचिंग सबस्ट्रेट के साथ ही बाइंड कर पाती है। तो एक्टिव साइट अलग अलग तरीके का होता है भैया, है ना। एक्टिव साइट अलग अलग तरीके का होगा। जिस तरीके का एक्टिव साइट होगा एंजाइम का, है ना, उस साइट की तरीके से जुड़ने का काम करता है या ये दर्शाता है कि किससे जुड़ेगा। इसी कारण जो एंजाइम होता है और जो सबस्ट्रेट होता है इनके बीच संबंध को की एंड लॉक मॉडल या इंड्यूस्ड फिट मॉडल के द्वारा समझा जा सकता है। तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच की जो रिएक्शंस हो रही हैं उनके बीच जो किस तरीके से एक्शन हो रहा है इसको हम लोग ये दो थ्योरी के थ्रू समझते हैं। एक तो की एंड लॉक, है ना, थ्योरी के थ्रू, दूसरा हमारा इंड्यूस्ड फिट थ्योरी के थ्रू, इंड्यूस्ड फिट मॉडल थ्योरी के थ्रू समझाया जाता है। अच्छा, इसी प्रकार एंजाइम स्पेसिफिसिटी यह सुनिश्चित करती है कि बायोकेमिकल रिएक्शंस सटीक यानी कि एक्यूरेट और नियंत्रित यानी कंट्रोल रूप से संपन्न हो, है ना। तो एंजाइम की विशेषता ही डिपेंड करेगी कि किस तरीके की रिएक्शन हो रही है, अच्छी हो रही है कि बुरी हो रही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चा एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं? तो आप कहेंगे सर एलोस्टेरिक एंजाइम वे एंजाइम होते हैं जिनकी एक्टिविटी को सबस्ट्रेट के अलावा अन्य रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स द्वारा नियंत्रित किया जाता है ना। मतलब केवल केवल ये यहाँ पर सबस्ट्रेट को, मतलब सबस्ट्रेट की एक्टिविटी को, मतलब एक्टिविटी को क्या कह रहा है, एंजाइम होते हैं जिनकी एक्टिविटी को, है ना, सबस्ट्रेट के अलावा, मतलब सबस्ट्रेट के अलावा एंजाइम की एक्टिविटी किसके थ्रू कंट्रोल हो रही है? सबस्ट्रेट के थ्रू। जैसा सबस्ट्रेट वैसा एंजाइम काम करेगा। लेकिन एलोस्टेरिक एंजाइम ऐसे होते हैं जो सबस्ट्रेट के अलावा भी अन्य प्रकार के रेगुलेटरी मॉलिक्यूल्स के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। अन्य प्रकार के जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं जो उसको रेगुलेट कर सकते हैं उससे ये कंट्रोल हो रहा है। और ये जो रेगुलेटरी मॉलिक्यूल होते हैं बेटा ये एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करते हैं। यानी कि एलोस्टेरिक एंजाइम का जो साइट होगा उसको एलोस्टेरिक साइट कहेंगे। वहां पर जाकर के बाइंड करता है जो एक्टिव साइट से अलग स्थान होता है ना। जो एक्टिव साइट होता है उससे अलग एक साइट होता है जिसको एलोस्टेरिक साइट कहते हैं और वहां पर जाकर के बाइंड करता है
और फिर ये अपने हिसाब से ये एलोस्टेरिक एंजाइम काम करते हैं। क्या काम करते हैं देखो लिखा है, एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड के कारण एंजाइम की जो संरचना है वो कन्फर्मेशनल में परिवर्तित हो जाती है, यानी कि कुछ चेंजेस हो जाएंगे इसमें, जिससे उसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है या घट सकती है। अब या तो एक्टिविटी बढ़ेगी या तो एक्टिविटी घटेगी घटेगी इसके कन्फर्मेशन में, ठीक है। इस प्रकार रेगुलेशन को एलोस्टेरिक रेगुलेशन कहा जाता है, यानी कि ऐसा जो रेगुलेशन हो रहा है इसको एलोस्टेरिक रेगुलेशन कहते हैं। इसलिए एलोस्टेरिक एंजाइम मेटाबॉलिक पाथवे के कंट्रोल और एंजाइम एक्शन के रेगुलेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसकी एक्टिविटी में ये अपना कंट्रोल करेंगे, और एंजाइम एक्शन जो यहां पर चल रहा है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करेंगे, उसको रेगुलेट करेंगे। कौन? एलोस्टेरिक एंजाइम। अगर आप एग्जांपल्स की बात करें तो एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज यानी कि एटीकेज इसको पढ़ते हैं, एटीकेज, एस्पार्टेट ट्रांस कार्बोमाइलेज। ये एंजाइम क्या करता है? पिरिमिडीन बायोसिंथेसिस पाथवे का एक इंपॉर्टेंट एलोस्टेरिक एंजाइम होता है, यानी कि जो पिरिमिडीन हमारे बॉडी के अंदर है, आपको पता है प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनस बेसिस पाए जा रहे हैं, है ना। तो पिरिमिडीन का जो पाथवे है सिंथेसाइज का, उसमें काम करता है। फास्फोफ्रक्टोकाइनेज है ना, 1 यानी कि PFK1 की अगर आप बात करें तो ग्लाइकोलिसिस का प्रमुख रेगुलेटरी एंजाइम यही होता है। कौन? फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, यानी कि फ्रक्टोज में चेंज करने के लिए काम में आता है। अच्छा, थ्रियोनिन थ्रियोनिन डीएमिनेज एंजाइम की बात करें तो ये आइसोल्यूसिन बायोसिंथेसिस पाथवे में एलोस्टेरिक रेगुलेशन को दिखाता है। ये सब बेटा याद करने पड़ेंगे, इतने खतरनाक खतरनाक है, इनको तो नाम तो याद ही करना पड़ता है। चौथा है ग्लूटामिन सिंथेटेज। ग्लूटामिन सिंथेटेज क्या करता है? जो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म होता है इसमें एक महत्वपूर्ण एलोस्टेरिक के रूप में काम करता है, एलोस्टेरिक एंजाइम के रूप में ये काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बच्चा अपना लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। किस बारे में बात करेंगे बच्चा? लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द काइनेटिक एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट रिएक्शन, एक्सप्लेन द मिकेलीज मेंटेन थ्योरी। तो मिकेलीज मेंटेन थ्योरी क्या कह रही है उसके बारे में आपको समझ आना है, बताओ। चलो देखिए लिखा हुआ है एंजाइम काइनेटिक्स उस अध्ययन को कहते हैं जिसमें यह देखा जाता है कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस की गति यानी कि जो रेट है ना, यानी कि जो रेट है वो विभिन्न परिस्थितियों जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन कैसा है, एंजाइम कंसंट्रेशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, यहां तक कि पीएच कैसा है, इसके साथ बदलता रहता है ना, इसके साथ में ये बदलता रहता है एंजाइम सबस्ट्रेट अभिक्रिया। अच्छा, जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलते हैं तो पहले एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है ना, ES कॉम्प्लेक्स बनता है जो आगे चल करके प्रोडक्ट में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निम्न समीकरण द्वारा समझाया जा सकता है। जैसे यहां पर आप देखेंगे ये ब्लाइंड हो गया है तो उसको आप ऐसे समझ सकते हो बेटा, जैसे मान लो कि यहां पर ये एंजाइम है और ये हमारा सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम सबस्ट्रेट क्या करेगा बच्चा? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा, दोनों मिल जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट क्या बन जाएगा? कॉम्प्लेक्स। अभी जब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में इसमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद में क्या होगा बेटा? ये आगे चल करके एंजाइम को अलग निकाल देगा प्लस हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो सबस्ट्रेट से हमने प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट क्या होगा हमारा? एटीपी है ना, एनर्जी हो गया, डिफरेंट टाइप का कुछ भी हमने बना लिया, ठीक है, ग्लूकोज हो गया तो ये ग्लूकोज बना देता है, एटीपी नहीं बनेगा, सॉरी ग्लूकोज वगैरह यहाँ पर आप इसको बना सकते हैं। फिर उस ग्लूकोज को फर्दर हम तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट प्रक्रिया इस तरीके से होती है, यानी एंजाइम का मेन फंक्शन होता है कि जो भी हमने खाया उसको तोड़ना, है ना। तो यहाँ पर देखो ये एंजाइम है, ये सबस्ट्रेट है और ये प्रोडक्ट है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट मिलेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बनाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाएगा और फिर क्या होगा बच्चा? सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन जाएगा और एंजाइम अलग हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो एंजाइम जुड़ा सबस्ट्रेट से, बना एंजाइम सबस्ट्रेट,
कॉम्प्लेक्स, यही तो बनता है। फिर क्या होगा, इस एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स से प्रोडक्ट निकल जाएगा, है ना, प्लस एंजाइम अलग हो जाएगा। ठीक है, अब ये एंजाइम दोबारा आगे काम करेगा दूसरे के लिए। तो जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ता है ना, जैसे जैसे सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ता है, रिएक्शन रेट भी बढ़ती है, लेकिन एक सीमा के बाद में एंजाइम के सभी एक्टिव साइट भर जाते हैं और रिएक्शन रेट मैक्सिमम यानी वी मैक्स हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू पर चली जाती है। ठीक है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी पर चली जाती है। ठीक, याद रखिएगा। अच्छा, माइकेलिस मेंटेन सिद्धांत की अगर हम लोग बात करें, माइकेलिस मेंटेन सिद्धांत की बात करें, तो माइकेलिस और मेंटेन ये दो वैज्ञानिक थे अलग अलग। 1913 में इन्होंने एंजाइम काइनेटिक्स को समझाने के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है, जिसे माइकेलिस मेंटेन थ्योरी कहा जाता है। तो दो वैज्ञानिक मिले, माइकेलिस और मेंटेन, इन लोगों ने मिलकर के 1913 में एंजाइम काइनेटिक्स को अच्छे से समझा दिया और समझाने के बाद में जो थ्योरी उन लोगों ने प्रस्तुत की, तो अपने नाम पर ही उस थ्योरी को प्रस्तुत कर दिया। अच्छा, ये थ्योरी क्या कहती है? तो इसके अनुसार देखिए कहा गया है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच एक अस्थाई, है ना, कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। ये किसने बताया? मैकेलिस और मेंटेन ने बताया। दूसरी बात कि जब रिएक्शन होगी तो इसकी गति एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन पर निर्भर करती है। तो रिएक्शन की जो गति है, रिएक्शन कितना फास्ट हुआ, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम से जुड़ा या एंजाइम किस लेवल का है। ठीक है ना, तो ये डिपेंड करेगा रिएक्शंस की गति कैसे होगी एंजाइम सबस्ट्रेट के जुड़ने पर। उसके बाद में देखिए लिखा हुआ है कि जब एंजाइम पूरी तरह सबस्ट्रेट से सेचुरेट हो जाता है, तब रिएक्शन रेट क्या होता है बेटा? मैक्सिमम वेलोसिटी प्राप्त कर लेती है। तो जब मतलब जाहिर सी बात है, जब सबस्ट्रेट पूरी तरीके से तोड़ दिया जाएगा, है ना, तो जो रिएक्शन का रेट होगा वो मैक्सिमम वेलोसिटी को प्राप्त करेगी, यानी कि ग्राफ एकदम से ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा। ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, इन्होंने एंजाइम रिएक्शंस के लिए निम्न इक्वेशंस को भी दिया, जैसे V इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू वी मैक्स लिया है यहां पर सबस्ट्रेट से, और Km प्लस सबस्ट्रेट, है ना। अच्छा, V का मतलब क्या है बेटा? रिएक्शन वेलोसिटी जो हो रही है। V मैक्स का मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी जो आएगी सबस्ट्रेट की। एस यहां पर सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी। Km जो यहां पर लिया है बेटा, ये मिकेलिस कांस्टेंट को दर्शाता है। Km क्या है? मिकेलिस कांस्टेंट। M फॉर मिकेलिस, तो मिकेलिस के कांस्टेंट को Km दर्शा रहा है। Km जो है वो मिकेलिस कांस्टेंट का महत्व अगर आप बात करें, है ना, Km यानी मिकेलिस कांस्टेंट के महत्व की बात करें तो आप कहेंगे सर Km वैल्यू वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिस पर रिएक्शन की गति, है ना, मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी, है ना, होती है। अभी मैंने बताया Km कम होगा तो सबस्ट्रेट एफिनिटी अधिक होगी, Km ज्यादा होगा तो सबस्ट्रेट एफिनिटी कम होगी, है ना। ये बात हमने अच्छे से पता है और अच्छे से हमने जानी है। ठीक है ना बच्चे, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए लिखा हुआ है कि Km अगर अधिक है, क्या बच्चे? Km अगर अधिक है तो सबस्ट्रेट एफिनिटी कम हो जाएगा। Km ज्यादा है तो ज्यादा हो, Km कम है तो ज्यादा होगा। इस प्रकार Km वैल्यू एंजाइम की एफिशिएंसी और एफिनिटी को दर्शाता है। तो Km वैल्यू क्या करता है? एंजाइम की एफिशिएंसी और एफिनिटी को दर्शाने का काम करता है बच्चा। ठीक है ना, ये उसको दर्शाने का काम करता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया कि भैया मिकेलिस कांस्टेंट क्या है? मिकेलिस कांस्टेंट क्या है, यानी Km क्या है? इसका जैविक महत्व आपको समझाना है। तो देखिए लिखा हुआ है, सीधी सी बात है, मिकेलिस जो कांस्टेंट है, ये एंजाइम काइनेटिक का एक महत्वपूर्ण स्थिरांक मतलब कांस्टेंट है। Km वह सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होती है जिस पर एंजाइम द्वारा कैटालाइज रिएक्शंस की गति यानी मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी होती है। तो जो मैक्सिमम वेलोसिटी गई उसका आधा Km है बच्चा, याद रखना। अच्छा, बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ Km क्या है? तो आप कहेंगे सर Km वैल्यू एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी को दर्शाती है। यानी Km अगर कम होने का अर्थ है एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ जो होगी एफिनिटी ज्यादा होगी, और Km अधिक होगा तो क्या होगा बेटा? एफिनिटी कम होगी। तो Km वैल्यू जो होता है वो एंजाइम सबस्ट्रेट एफिनिटी को दर्शाता है, पहला पॉइंट। दूसरा बायोलॉजिकल फॉर्म क्या है कि डिफरेंट एंजाइम की एफिशिएंसी की तुलना Km द्वारा की जाती है। मतलब आप किसी दूसरे एंजाइम की एफिनिटी को अगर
पहचानना चाहते हैं, उसकी एफिशिएंसी को देखना चाहते हो, तो Km से आप दर्शा सकते हो, पता कर सकते हो। यानी कि समान सबस्ट्रेट पर कार्य करने वाले एंजाइम में कम Km वाला एंजाइम अधिक एफिशिएंट माना जाएगा। मतलब एक ऐसी रिएक्शन हो रही जिस सबस्ट्रेट को करने के लिए या जिस सबस्ट्रेट को तोड़ने के लिए कम अमाउंट में अगर एंजाइम लगता है तो वो बेस्ट माना जाता है। ठीक है ना? अच्छा, थर्ड है मेटाबॉलिक रेगुलेशंस को समझने में सहायता करता है केएम। यानी सेल के अंदर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यदि केएम के आसपास हो, जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो केएम के अगर आसपास है तो रिएक्शन रेट आसानी से कंट्रोल की जा सकती है। अगर इससे ज्यादा है तो रिएक्शन रेट कंट्रोल नहीं हो पाएगी। चौथा, एंजाइम इनहिबिशन स्टडीड में उपयोगी है ना, एंजाइम इनहिबिशन की अध्ययन में उपयोगी होता है। तो कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशंस के प्रभाव को समझने में केएम वैल्यू महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो एक केएम वैल्यू एक ऐसी वैल्यू है बेटा जिसको मिकेली है ना ने बहुत अच्छे से समझाया और दिया। उसके बाद में देखो बेटा एक और है, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में एंजाइम बिहेवियर्स को दर्शाती है ना। फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एंजाइम का जो बिहेवियर उसको भी दर्शाने का काम कौन करता है? केएम। तो केएम वैल्यू यह बताती है कि एंजाइम नॉर्मल सेलुलर कंडीशंस में कितना प्रभावी है। एक नॉर्मल सेलुलर कंडीशन में अगर एंजाइम है तो वो कितना इफेक्टिव है या इफेक्टिव है, उसको भी यहाँ पर दर्शाने का काम करता है कौन? केएम। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड है कि एंजाइम क्रिया के नियमन है ना, रेगुलेशन ऑफ एंजाइम एक्शन के विभिन्न तरीकों का वर्णन करो। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप से जो एंजाइम रिएक्शंस को कंट्रोल किया जा रहा है, एंजाइम एक्टिविटी को कंट्रोल किया जा रहा है, उसको बताना है। तो देखिए लिखा हुआ है एंजाइम एक्शंस का रेगुलेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिका में होने वाली बायोकेमिकल रिएक्शंस की गति और दिशा को नियंत्रित किया जाता है। देखिए बच्चा, मैं यहाँ पर समझा कम रहा हूँ और रीड ज्यादा कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप फास्ट ट्रैक पर इन चीजों को समझ लें, है ना। हम लोग जब ऑफलाइन क्लास करते हैं या हम लोग जब बैच में पढ़ते हैं तो वहां पर डिटेल में क्लास करते हैं, इस तरीके से नहीं रीड करते। वहां पर मैं नोट्स लिखाता हूँ आपको अच्छे से और समझाने का भी प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर समय कम है, एग्जाम खोपड़ी पर है, तो ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा आप रिवाइज कर पाओ और अच्छे से थ्योरी को पढ़ पाओ, इसलिए मैं यहाँ पर उस चीज को सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी फ्री में। अच्छा, एंजाइम रेगुलेशंस के द्वारा जो मेटाबॉलिक बैलेंस होता है वो एनर्जी कंजर्वेशन तथा होम्योस्टेसिस बनाए रखा जाता है ना। तो एंजाइम रेगुलेशंस के द्वारा क्या होता है? मेटाबॉलिक बैलेंस बनाए रखा जाता है, एनर्जी कंजर्वेशंस को भी बनाए रखना होता है और होम्योस्टेसिस को बनाए रखा जाता है। तो एंजाइम रेगुलेशंस के द्वारा जो एंजाइम रेगुलेट हो रहा है, इससे मेटाबॉलिक बैलेंस, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कम यूज हो और होम्योस्टेसिस है ना, सेल के अंदर की जो वैल्यू है वो सब बराबर रहे। अच्छा, एंजाइम क्रिया के नियमन के प्रमुख तरीके क्या हैं? तो सबसे पहला यहाँ पर है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द्वारा नियमन, है ना, रेगुलेशन बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो एंजाइम क्रिया की गति सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पर निर्भर करती है। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिएक्शंस रेट बढ़ती है। मतलब जितना ज्यादा सबस्ट्रेट, जितना ज्यादा आप खाओगे उतना ज्यादा मोटे हो जाओगे, सीधी सी बात है। आप जितना खाओ, ढेर खाओगे तो ज्यादा रिएक्शन होगा, ज्यादा रिएक्शन होगा तो आप मोटे हो जाओगे, सीधी सी बात है। एंजाइम का भी वही है कि एंजाइम ज्यादा तब काम करेगा जब ज्यादा सबस्ट्रेट होगा, जितना कम सबस्ट्रेट उतना कम एंजाइम काम करेगा, है ना। अच्छा, एक सीमा के बाद में एंजाइम सैचुरेशन हो जाते हैं, सैचुरेट हो जाते हैं, मतलब रुक जाते हैं और रिएक्शन वीमैक्स तक पहुंच जाती है। ठीक है, रिएक्शन जो होता है एक हाई पीक पर पहुंच जाती है। अच्छा, ये जो रेगुलेशन एंजाइम है ये काइनेटिक्स, रेगुलेशन एंजाइम काइनेटिक जो है ये मैकेनिक्स मेंटेन थ्योरी से संबंधित है। ठीक है, इस बात को याद रखना। दूसरा यहाँ पर देखिए पॉइंट है कि एंजाइम कंसंट्रेशन द्वारा नियमन, रेगुलेशन बाय एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम का कंसंट्रेशन कैसा है उस पर नियमन करते हैं। पहले हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन देखे, अब एंजाइम का कंसंट्रेशन देखेंगे। देखिए कह रहा है कि एंजाइम रेट सीधे एंजाइम कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है। तो एंजाइम रेट जो होता है वो एंजाइम कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा, है ना। अच्छा, एंजाइम अमाउंट बढ़ाने पर रिएक्शन रेट बढ़ जाती है। सेल एंजाइम सिंथेसिस द्वारा या डिग्रेडेशन के बाद द्वारा एंजाइम लेवल को कंट्रोल कर देती है। तो कोशिका जो है इन एंजाइम्स को एंजाइम सिंथेसिस के द्वारा ये ज्यादा हो जाता है तो उसको डिग्रेडेशन कर दिया जाएगा, उसको डिग्रेडेट कर दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा? सेल के द्वारा ही। और हम कंट्रोल कर लेते हैं क्या? रिएक्शंस को। ठीक है ना, हम रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेते हैं।
थर्ड इनिबिशन द्वारा नियमन, है ना, एंजाइम इनिबिशन आप देखेंगे तो रेगुलेशन बाय इनिबिशन। देखिए इसमें सबसे पहला आपका है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। क्या है? कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। देखिए इनिबिटर और सबस्ट्रेट एक्टिव साइट्स के लिए कंप्लीट करते हैं। तो इनिबिटर और जो सबस्ट्रेट होते हैं ये एक्टिव साइट के लिए क्या करते हैं? कंपीट करते हैं। मतलब जो इनिबिटर है वो भी एक्टिव साइट पर जाकर के जुड़ेगा एंजाइम की, और सबस्ट्रेट ये भी जाकर के जुड़ेगा। अगर मान लो इनिबिटर ज्यादा है तो ये जाकर के पहले जुड़ेगा, सबस्ट्रेट कम है तो इनिबिटर जीतेगा, और सबस्ट्रेट ज्यादा है इनिबिटर कम है तो सबस्ट्रेट जीतेगा, है ना। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से इनिबिशन कम हो सकता है। अब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इनिबिशन वाला जो होगा ना, इनिबिटर जो होगा वो बाइंड नहीं कर पाएगा एक्टिव साइट को, तो रिएक्शन होगा। सबस्ट्रेट कम है इनिबिटर ज्यादा है, सबस्ट्रेट कम है इनिबिटर ज्यादा है तो एंजाइम कंट्रोल में आ जाएगा। अच्छा, Km बढ़ता है तो Vmax सामान्य रहता है, कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर, मतलब ऐसे भी कुछ होते हैं जिनके कॉम्पिटिटिव है ही नहीं, इनिबिटर्स है ही नहीं एंजाइम के। तो इनिबिटर एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करता है। इनिबिटर क्या करता है? एलोस्टेरिक जो साइट होता है एंजाइम पर उस पर बाइंड कर जाता है, और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने से इफेक्ट समाप्त नहीं होता। तो सबस्ट्रेट का जो कंसंट्रेशन है बेटा, अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और Vmax क्या होता है बच्चा? घट जाता है। Km अपरिवर्तित रहता है, Km में कोई चेंजेस नहीं आता और Vmax घट जाता है, यानी कि कोई रिएक्शन यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद में फीडबैक इनिबिशन, यानी कि कुछ भेजा जा रहा है तो फीडबैक दिया गया है। अरे यार, फीडबैक इनिबिशन का मतलब समझते हो? मतलब यार कोई रिएक्शन हो रहा है और वो रिएक्शन अपनी चरम सीमा पे हो गया, अब वो रिएक्शन नहीं होना मांगता है, तो फिर एक क्या होगा, सेल के अंदर एक इंफॉर्मेशन भेजा जाएगा, है ना, सबस्ट्रेट इनिबिटर के तौर पर एंजाइम के पास में, कि इसको बोलो कि अब ये काम ना करे। ठीक है, तो फीडबैक इनिबिशन द्वारा नियमन, है ना, तो रेगुलेशन बाय फीडबैक इनिबिशन इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा होता रहता है। इस प्रकार के रेगुलेशन में मेटाबॉलिक पाथवे का अंतिम जो प्रोडक्ट होता है वो पाथवे के प्रारंभिक एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। यानी कि कोई एक एंजाइम है, ये जब सबस्ट्रेट से जुड़ा और जो प्रोडक्ट बना, है ना, मतलब ये रिएक्शन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट इस एंजाइम को जाकर के बाइंड करेगा कि भैया चुप जा, ए चल खत्म कर, अब काम नहीं करना है, तो सबस्ट्रेट खत्म, प्रोडक्ट गया, इसको इनहिबिट कर दिया कि अब आपको ये काम नहीं करना क्योंकि इस टाइप का सबस्ट्रेट नहीं है हमारे पास में। अच्छा, यह एक सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म है ना, जो ऑटोमेटिक चलता रहता है। जैसे आप आइसोल्यूसिन की बात करते हैं तो आइसोल्यूसिन के द्वारा थियोनिन डीएमिनेज का इनहिबिशन होता है। तो आइसोल्यूसिन एक प्रकार का क्या है, अमीनो एसिड है। ये थ्रियोनिन डीएमिनेज एंजाइम के पास जाकर के बैठता है और उसको बोलता है ए काम नहीं करना, है ना, इनहिबिट कर देता है। अच्छा, एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी होता है। तो एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या कहता है बच्चा, कि एलोस्टेरिक एंजाइम की एक्टिविटी को एक्टिवेटर या इनहिबिटर द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड होता है। तो एंजाइम के एलोस्टेरिक साइट पर बाइंड करेगा। अच्छा, एक्टिवेटर जो होते हैं वो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ाते हैं, इनहिबिटर जो होते हैं बेटा वो एंजाइम एक्टिविटी को घटाने का काम करते हैं। जैसे एटीपी एटीकेज की बात करें, है ना, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 की बात करें, तो ये सब क्या है बच्चा, ये एक्टिवेटर के काम करते हैं। 6 हमारा यहाँ पर है कोवेलेंट मॉडिफिकेशन द्वारा नियमन, मतलब रेगुलेशन बाय कोवेलेंट मॉडिफिकेशन। बहुत सारा मॉडिफिकेशन से आप एंजाइम को अपने बॉडी के अंदर रेगुलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो रिवर्सिबल कोवेलेंट चेंजेस से नियंत्रित होती है। जैसे फास्फोराइलेशन हो गया, डी फास्फोराइलेशन हो जाए, तो फास्फोराइलेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और डी फास्फोराइलेशन में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा, है ना, या फास्फेट मॉलिक्यूल निकला, है ना, और फास्फेट मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐड हो गया, यहाँ पे फास्फेट मॉलिक्यूल निकला, फास्फेट मॉलिक्यूल ऐड हो गया। अच्छा, यह रेगुलेशन हार्मोन्स के प्रभाव में होता है, याद रखिएगा, हार्मोन्स के इफेक्ट पर यह रेगुलेशन होगा। अच्छा, जाइमोजेन जिसको प्रो एंजाइम कहते हैं, इसके एक्टिवेशंस की हम बात करेंगे। तो जाइमोजेन यानी प्रो एंजाइम एक्टिवेशन हो जाए, जो प्रो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाए। अच्छा, कुछ एंजाइम इनएक्टिव फॉर्म जैसे जाइमोजेन में बनते हैं और आवश्यकता पड़ने पर एक्टिव होते हैं। जैसे पेप्सिनोजेन जो होता है ये इनएक्टिव है, और पेप्सिन क्या है बच्चा, एक्टिव होता है। तो जो पेप्सिनोजेन हो गया, तो इन सबको कहाँ रखा गया बच्चा, जाइमोजेन में रखा गया है। कहाँ रखा गया, जाइमोजेन में रखा गया है। अच्छा, ट्रिप्सिनोजेन, ये ट्रिप्सिन के रूप में यहाँ पर एक्टिव साइट रहता है। ट्रिप्सिनोजेन कैसा रहता है बेटा, इनएक्टिव रहता है। ट्रिप्सिन, है ना, प्रोटीन का डाइजेशन कराने में हेल्प कर रहा है। इसके बाद में हमारा फोर्थ क्वेश्चन बेटा कहता है कॉम्पिटिटिव तथा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में तुलनात्मक अध्ययन करिए। वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर पढ़ा चुका हूँ।
तो बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है इसको आप अपने आप पढ़ लेना, मैंने कॉम्पिटिटिव इन और नॉन कॉम्पिटिटिव यहाँ पर आपको अच्छे से समझा दिया है। ये सब आप यहाँ पर देख लीजिएगा, अंतर भी यहाँ पर लिखा हुआ है ना? तो आप अच्छे से पढ़ लेना इसको, ठीक है ना? तो इस तरीके से बेटा ये हमारा आज का यूनिट सेकंड जो था वो कंप्लीट होता है। इसमें हमने क्या-क्या कंप्लीट किया तो वो मैं आप लोगों के साथ एक बार शेयर कर देता हूँ कि भैया आज के इस क्लास में हमने करीबन 10 एमसीक्यू निकाले और ये है कौन सी क्लास? तो ये यूनिट सेकंड हमारा है जूलॉजी का, है ना? जूलॉजी एमजेसी पेपर 1 का ये हम लोग बात कर रहे हैं। इसमें 10 एमसीक्यूज़ हमने कर लिए, 6 हमने यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन कर लिए जो कि आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं, है ना? 6 शॉर्ट क्वेश्चन हमने कर लिए, राइट? इनके आंसर हमने कंप्लीट कर लिया और बच्चा 4 हमने लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। तो इस तरीके से 6 4 10 और 10, ठीक है, 20 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमने कर लिए, क्योंकि 10 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यूज हैं। तो 20 क्वेश्चन हमने इस यूनिट से पढ़ा, यानी कि एक लेवल पर आपका पूरा का पूरा बेटा क्या है, पेपर हमने सॉल्व करा दिया है यूनिट बना करके। तो यूनिट सेकंड का पेपर बनाया और वो सॉल्व हो गया। अब यूनिट थर्ड का पेपर बनाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब तक के लिए आप लोग हमारे इस चैनल को बच्चा सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो जरूर कर लेना। भैया हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना और पीडीएफ लेने के लिए एसआर बिहार बीएससी क्लासेस पर ज्वाइन जरूर कर लेना। इसका लिंक आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सर्च कीजिएगा एसआर बिहार बीएससी क्लासेस टेलीग्राम पर और ज्वाइन कर जाना, चैनल आ जाएगा, ठीक है ना बेटा? तो आज के लिए बच्चा इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यूनिट के साथ में, है ना? तब तक आप लोगों से इजाजत चाहेंगे, ठीक है? चलो जी, अच्छा वीडियो को शेयर जरूर कर देना यार, बच्चों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग जब तक शेयर नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, कमेंट नहीं करेंगे, मजा नहीं आएगा भैया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।